हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पे एकदम मौज में। हम लोग करने वाले हैं एफएम इको का नवंबर 23 का आरटीपी। जितने भी न्यूमेरिकल हैं पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी तरीके का कोई इशू होगा तो आप ये आरटीपी देखेंगे तो आपका शॉर्टेड हो जाएगा। इसके अंदर सारे क्वेश्चन वाइज टाइम स्टैम्प हम लगा देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन में जिसमें दिक्कत हो आप वही देखें तो भी काम हो जाएगा। बाकी शॉर्ट ड्यूरेशन में निपटने वाला आरटीपी है, पूरा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सारा का सारा हम यहाँ पर एफएम और इको का डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रेशो एनालिसिस से पहला जो आरटीपी का क्वेश्चन था रेशो का क्वेश्चन था। ये कमेंट वाला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। इन्होंने कहा कि हम आपको फाइनेंशियल रेशो निकाल कर दे रहे हैं 21 और 22 के प्रभु केमिकल लिमिटेड के, और उसके बाद में जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो भी दे रहे हैं। साथ में इन्होंने कहा कि अब आपको कमेंट करना है लिक्विडिटी पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, फाइनेंसिंग पर और रिटर्न टू शेयर होल्डर पर। तो लिक्विडिटी रेशो इन्होंने हमें यहां से यहां पर दिए हैं। करंट रेशो हमारा इंप्रूव हो गया है लेकिन अभी भी इंडस्ट्री से हम कम पर हैं। क्विक रेशो हमारा इंप्रूव हुआ है और इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमारा इंक्रीज हुआ है। इंडस्ट्री का 8 है, हमारा 9 है, यानी हमारे एवरेज रिसीवेबल्स कम हुए हैं। यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स है वो रिड्यूस हो गया है, तो इसका मतलब हमने क्रेडिट पीरियड कम देना शुरू कर दिया होगा। और यहाँ पर रिसीवेबल के कलेक्शन पीरियड को देखकर पता भी चल रहा है कि हाँ, हम क्रेडिट पीरियड मार्केट में कंपेरेटिवली कम दे रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारा इंप्रूव हुआ है और मार्केट से ऊपर है। इसका मतलब हम इन्वेंट्री का जितना स्टॉक रखना चाहिए उससे कम रख रहे होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 24 से 21% हुई है। इसका मतलब हमारे कॉस्ट बढ़ी है यहाँ पर, लेकिन तब भी हम इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम मेंटेन कर पाए हैं और इंडस्ट्री से ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। इतना ही कमेंट देना होता है बस जब कंपेयर करना होता है। फाइनेंसिंग की बात की जाए तो डेट रेशो हमारा 45 से 44 हुआ है, 1% कम हुआ है और इंडस्ट्री से कम है। इट मींस हमारे ऊपर लोन का बर्डन मार्केट से कम रहेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 26 से 28 हुई है, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और इंडस्ट्री से बहुत अच्छा खासा चल रहे हैं। इंडस्ट्री से 10% ऊपर हम रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फेमस क्वेश्चन है। 20 लाख की हमें जरूरत है, 420 हमारे पास रिटेन अर्निंग से अवेलेबल है। ओके। डेट इक्विटी मिक्स 30-70 है, तो 20 लाख की जरूरत है आपको। डेट इक्विटी, डेट से 30 और इक्विटी से 70 के रेशो में मंगवाना है तो 6 लाख डेट से और 14 लाख इक्विटी से आएंगे। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो 4.2 लाख हमारा रिटेन अर्निंग से आएगा जो हमारे पास अवेलेबल है, और बाकी हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो 14 लाख माइनस 420, 9.8 लाख हमें न्यू इशू करना पड़ेगा शेयर्स का। डेट के लिए बताया है अप टू 360 8% पे मिलेगा, बियॉन्ड 360 12% पे मिलेगा। तो जो पहले 360 हैं वो हमें 8% के रेट से मिल जाएंगे। उसके बाद हमें 2.4 लाख की और जरूरत पड़ेगी, वो हमें 12% के रेट से मिलेंगे। ओके। अर्निंग पर शेयर 4 रुपए है, डिविडेंड पे आउट 50% है, यानी कि डिविडेंड 2 रुपए है। अब इसमें इशू ये आता है कि हम इसको D0 माने या D1 माने, तो एग्जाम में आप कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं। बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में एजम्पशन चलती है D0 लेने की, और डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में सेम चीज के लिए एजम्पशन चलती है D1 की, जो सजेस्टेड आंसर में देखा गया है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो D0 लेना बेटर रहेगा अगर कंफ्यूजन है तो। इसके बाद में करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यानी P0 हमारे पास आ गया। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 10% आ गया, टैक्स 40% आ गया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था पैटर्न बताइए कैसे पैसा रेज करेंगे, तो यही हमारे पास पैटर्न है कि डेट से 6, 14 इक्विटी से, 4.2 लाख और 9.8 लाख रिटेन अर्निंग और न्यू इशू से, और 6 लाख में 3.6 लाख 8% वाला और 12% आपके पास 2.4 लाख 12% वाला आ जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 रिटेन अर्निंग की और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम ही आने वाले हैं, तो केई और के आर दोनों का एक ही रेट आने वाला है, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। D1 हमारे पास है 2 रुपए है, 10% ग्रोथ है तो D1 हो गया 2 रुपए 20 पैसे। 44 हमारे पास P0 आ गया, ग्रोथ 10% है, तो 2.2 डिवाइड बाई 44 प्लस 0.1, ये हमारे पास 15% निकल आएगा। इसके बाद में हमसे दूसरा पूछा गया पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट बताइए। तो पहली चीज ये जो 8% है ये 40% का टैक्स है, तो 8% वाला हमारे पास हो जाएगा 4.8%। 12% वाला हमारे पास हो जाएगा 7.2%। अब एवरेज निकालना है तो 3.6 लाख और 2.4 लाख,
3.6 लाख को आउट ऑफ 6 लाख 4.8% के रेट से डेट चलेगा, और 2.4 लाख का डेट आउट ऑफ 6 लाख 7.2% के रेट से चलेगा। एवरी डेट हमारा निकल जाए 3.6 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 4.8, और दूसरा है 2.4 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7.2, और ये हमारे पास आ गया 5.76%। इसके बाद में लास्ट में पूछा है WACC बता दीजिए। तो WACC हमारे पास सिंपल है, 5.76 का एवरेज डेट का रेट है, डेट से 30% पैसा मंगवा रहे हैं, प्लस KE/KR दोनों सेम है, 15% का रेट है, उनसे 70% पैसा हम लोग मंगवा रहे हैं। तो 5.76 मल्टीप्लाई बाई 30% एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 17%, और ये हमारे पास आ जाएगा 12.228% WACC। ओके, तो पहले वाले में कमेंट आ गए हमारे पास, दूसरे वाले में हमारे पास 15% आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास आ गई एवरेज 5.76, पैटर्न ये हमने बता दिया किस किस तरीके से पैसा मंगवाना है, ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 12.23। ओके, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर से, सिंपल EBIT EPS का क्वेश्चन है ये। इसमें EBIT 3 लाख है, डिवेंचर 50,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं 10% से, तो डिवेंचर की वैल्यू हो गई 5 लाख। इनकम टैक्स 50% है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 25,000 है, 10 रुपए का एक है, तो इक्विटी कैपिटल हो गई 2.5 लाख रुपए की हमारे पास। अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है, पी रेशो दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपके पास 50 रुपए आ जाएगा। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कंपनी हैड रिजर्व एंड सरप्लस 7,50,000, तो आपके पास 7,50,000 के रिजर्व एंड सरप्लस है, 250 के इक्विटी शेयर हैं 10 लाख रुपए, तो ये हो गए 5 लाख रुपए आपके पास लोन से। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 15 लाख का है। इसमें ये नहीं बताया कि ROI कितना है, तो हमें खुद निकालना पड़ेगा। 3 लाख रुपए कमा रहे हो 15 लाख रुपए लगाकर, 3 लाख आउट ऑफ 15 लाख, इसका मतलब आपकी ROI 20% है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारी ROI हम कांस्टेंट मेंटेन करेंगे, पैसा मंगवाने के बाद भी हम 20% ही मानेंगे। तो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस थे, आगे कह रहे हैं रिक्वायर्स 5 लाख, 5 लाख रुपए की जरूरत है फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन, तो हम 5 लाख रुपए और ऐड करने वाले हैं। इसका मतलब इन फ्यूचर हमारे पास 20 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, उस पर 20% कमाई, यानी EBIT हमारा 4 लाख आने वाला है। पॉइंट नंबर 1, कह रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट, बोल भी दिया तो 20% ही 20% ही रहेगी। डेट ब्रैकेट में दिया है डेट डिवाइड बाई डेट प्लस इक्विटी, तो ऊपर डेट रहेगा, नीचे डेट और इक्विटी, यानी बाकी पूरी फंडिंग आ जाएगी। अगर 40% से ज्यादा हुआ तो पी रेशो 8 हो जाएगा, और इंटरेस्ट 12% लगेगा आगे से जो भी लोन लोगे उस पर। और अगर उससे कम रहा तो अभी जैसे आपका पी रेशो 10 चल रहा है वैसे ही चलेगा, और आपको लोन भी अगर नया लेना है तो 10% में मिल जाएगा जैसे अभी मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि आपको प्राइस बताना है अगर हम एडिशनल कैपिटल डेट से मंगवाते हैं और इक्विटी शेयर से मंगवाते हैं रूलिंग मार्केट प्राइस पे। तो अगर आप देखिए डेट से पैसा मंगवाते हैं तो 5 लाख का डेट अभी है, 5 लाख रुपए और मंगवा लेते हैं, डिवाइड बाई डेट कितना हो गया टोटल 10 लाख, और इक्विटी और रिजर्व मिलाकर भी 10 लाख है। तो इसका मतलब आपके पास 10 लाख का डेट हो गया आउट ऑफ 20 लाख टोटल फंडिंग, तो 50% डेट हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहेगा और पी रेशो 8 हो जाएगा। सेकंड केस, अगर आप पैसा इक्विटी से मंगवाते हैं तो लोन 5 लाख का जो था वही रहेगा, 5 लाख का लोन प्लस इक्विटी हमारे पास पुराना 10 लाख रुपए का है, नया 5 लाख का और आ जाएगा, तो 5 लाख आउट ऑफ 20 लाख ये हमारे पास 25% रहेगा। तो सेकंड वाले केस में हमारा पी रेशो 10 रहेगा और लोन लेंगे तो 10% पे मिल जाएगा। अब हमें सिंपली निकाल कर बताना था मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो हमारे पास 4 लाख का आ गया EBIT दोनों केस में। पहले वाले इंटरेस्ट दोनों केस में 50,000 एग्जिस्टिंग माइनस हो जाएगा, नया वाला इंटरेस्ट रेट 12% रहेगा डेट के केस में, तो 5 लाख पे 12% 60,000 एडिशनल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास। इक्विटी के केस में कुछ नहीं आएगा। टैक्स देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो अभी हमारे पास 25,000 है और हमें 5 लाख की जरूरत है, रूलिंग मार्केट प्राइस 50 रुपीज चल रहा है, तो इसका मतलब 10,000 शेयर हमें और इशू करने पड़ेंगे, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 35,000 हो जाएंगे। जो भी आपका EPS आएगा उसे पी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट के केस में 8 होने वाला है पी रेशो, और इक्विटी के केस में 10 रहेगा, और MPS आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास 4 लाख की कमाई आ गई, इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग माइनस करा, नया वाला सिर्फ डेट में टैक्स माइनस किया, इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो पैसा था वो आ गया, इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, यहाँ 25,000, यहाँ 10,000 शेयर बढ़ गए 35, MPS आ गया, यहाँ पी रेशो 8, यहाँ 10, रूलिंग मार्केट प्राइस निकल कर आ गया। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये।
इसके बाद एक लीवरेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू गोपाल, बैक टू बैक पूछा जाता रहता है और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ये रहता है हमारे पास। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कंसिस्टेड एज फॉलो। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की है, फेस वैल्यू 100 ईच है, 20 लाख डिवाइड बाई 100, इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ शेयर 20,000 है, 20,000 शेयर्स। डिवेंचर आपके पास 20 लाख है, 10% का रेट है, इसका मतलब 2 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे करेंगे हर साल। ओके। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 सेल्स डिक्रीज टू 1 लाख एज कंपेयर टू 1,20,000 यूनिट। तो यानी हमारे पास पहले 1,20,000 यूनिट थी और इन फ्यूचर वो 1 लाख हो जाएंगी। ओके। कह रहे हैं हाउएवर सेलिंग प्राइस 15 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट फॉर बोथ द ईयर। तो अगर मैं सेल की बात करूं और वेरिएबल कॉस्ट की बात, ये 15 पर यूनिट, ये 10 पर यूनिट है। तो 15 से हो गया आपके पास 120 मल्टीप्लाई 15, 18 लाख, और ये हो गया 15 लाख, 12 लाख और 10 लाख। तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 6 लाख और 5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कह रहे हैं हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 2 लाख रहेगी और टैक्स रेट 30%। तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 2 लाख रहेगी। आपके पास आ जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी 4 लाख और 3 लाख आ जाएगा। टैक्स का रेट हमारे पास 30% है। ओके। इंटरेस्ट माइनस करेंगे इसमें से 2 लाख रुपए जो डिवेंचर पे देना है, ये आपके पास आ जाएगा ईबीटी, यहाँ 2 लाख रुपए, यहाँ 1 लाख रुपए। टैक्स इसमें आपके पास चला जाएगा 30%, यहाँ 60,000 और यहाँ पर 30,000। 1.4 लाख आपके पास यहाँ बचेगा और 0.7 लाख आपके पास यहाँ बचेगा। नंबर ऑफ शेयर है आपके पास 20,000। अगर आप डिवाइड करेंगे ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा। तो 20,000 आपके पास शेयर है, 0.2 लाख। तो आपके पास यहाँ पर अर्निंग पर शेयर आ गया 7 रुपीज और यहाँ पर आ गया 3.5 रुपीज। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है? कह रहा है एफएल बताओ 120 और 1 लाख पे, ओएल बताओ 120 और 1 लाख पे, और ईपीएस कितना बदला है वो बताओ। तो पहले मैं ईपीएस बता देता हूँ आपको। 7 लाख से 3.5 लाख हो गया है, यानी 50% कम हो गया है ईपीएस। अगर मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग लीवरेज की, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी ले लीजिए। यहां पर आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज 1.5 और यहां पर ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया 5/3, 1.67, 6/4, 1.5 और 1.67। फाइनेंशियल लीवरेज की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, तो यहां पर फाइनेंशियल लीवरेज 2 और यहां पर फाइनेंशियल लीवरेज 3। बाकी कुछ नहीं पहुंचा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। इसके बाद में कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही लड्डू क्वेश्चन दिया। PQR Limited is considering buying a new machine which would have a useful life of 5 years. कॉस्ट 40 लाख है, स्क्रैप 5 लाख है, तो डेप्रिसिएशन 40 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर्स, ये हो गया 35 लाख डिवाइड बाई 5, 7 लाख का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ओके। कह रहे हैं 80% पैसा आपको अभी देना है यानी T0 पर, और 20% आपको एंड द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर देना है यानी T1 पर। तो 40 लाख का 80% यानी 32 लाख आप दे देंगे T0 पर और बचा हुआ 8 लाख दे देंगे आप T1 पर। ओके। मशीन 80,000 यूनिट बनाएगी, 400 रुपए सेल प्राइस है, 375 डायरेक्ट कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन एसएलएम से जो निकलेगा 10,40,000 है, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 125 और 175 के सेल प्रमोशन एक्सपेंस करने। इस क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स नहीं है तो डेप्रीशिएशन हमारे पास इरेलीवेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं तो 5 साल का केस है, तो हमारे पास ईयर 1-2 अलग अलग बनेंगे, 3-5 एक साथ बन जाएगा। सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ले लीजिए, तो आपके पास यहीं पर कैश फ्लो आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन लिया तो ये आपके पास आएगा प्रॉफिट, और आपको फिर डेप को एड बैक करना पड़ेगा, फिर आपके पास कैश फ्लो आएगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो सेल हमारे पास 80,000 यूनिट 400 से, 80,000 यूनिट 400, ये आ गई 3.2 CR, या 320 लाख कर देता हूँ, 320 लाख, 320 लाख, 320 लाख। ओके जी। डायरेक्ट कॉस्ट है 375 पर यूनिट, 80,000 यूनिट 375, 3 करोड़ रुपए इसमें चले गए आपके, 300 लाख, 300 लाख, 300 लाख। और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी दी है 10.4 लाख, जिसमें 7 लाख का डेप्रीशिएशन है।
तो मैं यहाँ पर 10.4 लाख माइनस कर रहा हूँ। आप चाहो तो 3.4 लाख माइनस करो, सिर्फ 7 लाख का डेप्रिसिएशन में इसमें से हटा दो। ऐसा करोगे तो सीधे कैश फ्लो आ जाएगा। इन्होंने आंसर भी ऐसे दिया है, पर बच्चों को ये वाला तरीका पता होता है, वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसे कर सकते थे क्या। कई बच्चों को क्वेश्चन है सर ऐसे कर सकते थे। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। 9.6 लाख, 9.6 लाख, सॉरी, ईयर 1 और 2 में सेल प्रमोशन एक्सपेंस है, इसीलिए तो इसको अलग अलग किया था, सेल प्रमोशन एक्सपेंस। तो ईयर 1 में 125 और सेकंड में 1.75 लाख के सेल प्रमोशन एक्सपेंस हो रहे हैं। 1.25 लाख, 1.75 लाख। यहां पर कोई भी सेल प्रमोशन नहीं है, इसीलिए सेपरेट किया था, ये नहीं होते तो एक ही साथ बन जाता। तो 9.6 माइनस 1.25, ये आ गया 8.35, ये आ जाएगा 8.85 और ये आ जाएगा 9.6 लाख। इसमें डेप्रीशिएशन के 7 लाख ऐड कर देंगे और आपके पास हो जाएगा 8.35 प्लस 7, 15.35 लाख, और ये हो जाएगा 15.85 लाख, और ये हो जाएगा 16.6 लाख। तो हमारे पास T0 पर 32 लाख चले गए और T1 पर हमारे पास 15.35 लाख आएंगे, जिसमें से 8 लाख चले जाएंगे। तो 15.35 माइनस 8, 7.35 लाख इनफ्लो ही रहेगा। T2 पर आपके पास 15.85 लाख का इनफ्लो होगा और T3 से T5 तक आपके पास 16.6 लाख का इनफ्लो होगा, और T5 पर आपका स्क्रैप जो है 5 लाख रुपए वो वापस आ जाएगा। बस इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अब हमें। प्रेजेंट वैल्यू का रेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, सिर्फ 12% बोला है। तो कई बच्चों का ये भी आता है कि सर जैसे हम डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं, तो कितने पॉइंट तक लेना है, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तक। तो 3 डेसिमल या 4 डेसिमल किसी पे भी आप लीजिए, नंबर पूरे मिलते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 1 और ये आ गया 1.12 डिवाइड बाई इक्वस टू 0.893, 0.797। इसके बाद में 3 साल का चाहिए मेरे को। पहला साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा, चौथा और पांचवा, और 0.567, 1.915, ये आ गए 32 लाख माइनस में। ये आ गए 7.35 लाख मल्टीप्लाई 0.893, 6.56 लाख। ये आ गए 15.85 लाख मल्टीप्लाई 0.797, 12.63 लाख, ये जाने वाला पैसा है। 16.6 मल्टीप्लाई 1.915, 31.79 लाख, और जी 5 मल्टीप्लाई वही 0.567, 2.84 लाख, और ये हमारे पास एनपीवी आ गया 6.56, 12.63, 31.79, 2.84 माइनस 32, 21.82 लाख। तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे प्रपोजल, क्योंकि हमारी मशीन का एनपीवी पॉजिटिव है। तो 21.023 वो पॉइंट्स की वजह से, डेसिमल की वजह से आगे पीछे है, बाकी ये देख लीजिए 32 लाख गए। और आपके फर्स्ट ईयर में 735 आए। वैसे आपके पास जो आए थे वो आए थे 735 प्लस 8 लाख, तो 1535 आए थे, जिसमें से 8 लाख ये चले गए, तो 735 आ गए। उसके बाद में आपके पास सेकेंड ईयर में 1485 आ गए, फिर 16.6 चलता रहेगा। यहाँ पर 16.6 लाख का 5 लाख रुपए ऐड कर दिए सैलवेज के, और यहाँ पर आ गया 14.85 है इसका, इसका शायद हम लोगों ने गलत लिखा है, 14.85, ओके ये गलत लिखा है हमने। यहाँ पर ये आएगा 320 माइनस 300 माइनस 10.4 माइनस 1.75, 7.85, और ये आएगा 14.85। 1 लाख रुपए की गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ये 14.85 आ जाएगा। 14.85 मल्टीप्लाई 797, ये 11.83, 11.83, और ये आपके पास 21.02 आई थिंक बन जाएगा, 21.02, हाँ ठीक है। इसके बाद में हमारे पास रिसीवेबल मैनेजमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन आया बिल्कुल, और ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक पॉइंट भी आता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। रिकरिंग एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, इसमें तोड़ तोड़ कर आपको सेल की दी जाती है कि बिल कैसे कैसे आपको रिसीव होंगे। रिकरिंग एक्सपेंडिचर को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हुए कंसीडर करना है। A regular customer of your company has approached to you for extension of credit facility
on analysis of past performance on the basis of information supplied the following pattern of payment schedule emerge। तो ये 30 दिन लगाता है 20% पेमेंट करने में, 60 दिन लगाता है 30% पेमेंट करने में, 90 डेज 30, 100 दिन में 18%, और बैड डेट हो जाते हैं 2%, वो पैसा कभी मिलता ही नहीं। द कस्टमर वॉन्ट टू एंटर इन टू अ फर्म कमिटमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 40 लाख। तो हमारी जो सेल होने वाली है वो 40 लाख होने वाली है, ठीक है जी। कैन एन डिलीवरी कैन बी मेड इन इक्वल क्वांटिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, किसी काम की नहीं है बात। प्राइस पर यूनिट 400 है, तो हमारे पास 40 लाख डिवाइड बाई 400, 10,000 यूनिट, इसका मतलब आप इसको बेचने वाले हैं विद अ प्रॉफिट 20 पर यूनिट। 20 पर यूनिट का प्रॉफिट है, यानी 380 पर यूनिट की आपकी कॉस्ट लगने वाली है। तो हमारी यहाँ पे जो कॉस्ट माइनस होगी वो 38 लाख की कॉस्ट माइनस हो जाएगी। ओके जी। इसके बाद में कह रहे हैं कि इट इज एंटिसिपेटेड दैट टेकिंग अप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर 20,000 पर एनम। तो इसी कॉस्ट में ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी 20,000 माइनस आपको करने हैं। अब हमारे पास पैसा बचेगा 1,80,000। इसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेट, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, कोई कैश डिस्काउंट है वो सब। तो बैड डेट 2% यहाँ पर दिए हुए हैं, 40 लाख का 2% आपके पास 80,000 के बैड डेट आ जाएंगे, बैड डेट्स। और इसके अलावा आपको और कोई खर्चा नहीं दिया, सीधे 18% पर एनम का रेट 360 डेज आपको बोले गए हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगी 1 लाख रुपए बेनिफिट। इसमें से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करेंगे और हमारे पास नेट बेनिफिट आ जाएगा। पॉजिटिव हुआ तो यस, वरना मना कर देंगे। तो अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। टैक्स की बात तो नहीं कही क्वेश्चन है, टैक्स 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 नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज रिसीवेबल पीरियड ले लेंगे। 30 दिन में 20% बिल, यहां लिखता हूं, 30 दिन में 20% बिल, प्लस 60 दिन में 30% बिल, प्लस 90 डेज में 30% बिल, प्लस 100 दिन में 18% बिल आते हैं। तो ये हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड वन शॉट आ जाएगा। 30 × 20%, और जी 60 × 30%, 90 × 30%, एंड 100 × 10, 18%। 69 डेज आ गए। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 69 डेज की लग जाएगी 18% से। कॉस्ट रिकरिंग एक्सपेंडिचर को जोड़कर लगानी है। 38,20,000 हमारे लगे हैं 69 डेज के लिए 18% इंटरेस्ट से। 38,20,000 मल्टीप्लाई 69 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 18%, 131790 हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई। 31790 का हमारा लॉस आ गया, रिजेक्ट। इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग का। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 लाख किया है, ठीक है। रिस्क फ्री रेट 7% है, ओके। रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाई मैनेजमेंट 7% है। तो हमारे पास जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आएगा RADR, वो आएगा रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम। तो 7% प्लस 7%, 14% का रेट आएगा रिस्क एडजस्टेड। इसके बाद में कह रहे हैं 5 साल की लाइफ है, फॉलोइंग कैश फ्लो इन गिवन बिलो। तो कैश फ्लो खुद बता दिया इन्होंने। प्रॉफिट देते हैं तो उसमें डेब्ट जोड़ना पड़ता है, कैश फ्लो देते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये कैश फ्लो हमारे पास आ गया। कह रहे हैं एनपीवी निकालो रिस्क फ्री रेट से, यानी 7% से, ऑल्सो ऑन द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से, तो 14% से। तो ये हमारा T1 का कैश है, ये T2 का, ये T3, T4, T5, और हमारे पास स्टार्टिंग में 200 लाख जाएंगे। एक बार डिस्काउंटिंग करेंगे 7% से, एक बार 14% से, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक बार 7% से लो, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, और शुरू में 200 चला गया तो इसका एनपीवी आ गया। दूसरी बार 14% से करो, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, और पहले 200 चला गया तो इसका एनपीवी इतना आ गया आपके पास। इसके बाद हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन दिया है डिविडेंड डिसीजन का। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमारे पास HM लिमिटेड इज अ लिस्टेड ऑन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज विच इज करंटली बीइंग इवेल्युएटेड बाय मिस्टर ए ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, ठीक है। मिस्टर ए कलेक्टेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, कंपनी जनरली गिव्स अ क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं ये। 2.5 पर शेयर इन लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर। तो ₹2.5 का डिविडेंड अभी दिया है, क्वार्टरली देते हैं, यानी एक साल में 4 बार देंगे। तो बताइए हमें चाहिए होता है पूरे साल में कितना डिविडेंड आपने दिया है, तो 4 क्वार्टर्स हैं, तो इसका मतलब ₹10 का डिविडेंड आपने दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो गया D0। ओके, तो D0 हमारे पास ₹10 आ गया।
कंपनी सेल्स आर ग्रोइंग बाई 20% on a 5-year compound annual growth rate basis. However, the company expect following retention amount against probabilities mentioned as contention is dependent upon cash requirement for the company. तो ये पैसे को रिटेन करने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताएंगे। तो जब भी प्रोबेबिलिटी दी जाती है तो हम उसका मीन लेते हैं। तो अभी देखेंगे आगे मिलेगी रिक्वायरमेंट। रेट ऑफ रिटर्न 10% इज जनरेटेड बाय द कंपनी। तो जो कंपनी की रिटर्न है वो 10% है। ओके, आर आ गया हमारे पास, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी। डी जीरो हमारे पास आ चुका है। अब हमें चाहिए रिटेंशन रेशो। ये रिटेंशन रेशो दिया, तीन सिचुएशन दी, उनकी प्रोबेबिलिटी दे दी। अब हमें रिटेंशन रेशो कोई एक ही लेना है, तो वो हम मीन निकाल लेंगे इसका। एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशो कैसे निकालेंगे? 30% मल्टीप्लाई बाई 50%, ये हो गया 15%। 40 मल्टीप्लाई बाई 60, 24%। 30 मल्टीप्लाई बाई 50, 15, ये हो गया 54। तो हमारे पास आ गया रिटेंशन 54%। हम 54% पैसे को रिटेन करेंगे। आपके पास रिटर्न कितनी है, ग्रोथ कैसे निकालते हैं? बी मल्टीप्लाई बाई आर। तो रिटेंशन हमारे पास आ गई 54% और रिटर्न है हमारे पास 10% कंपनी की, तो 5.4% हमारी ग्रोथ आ जाएगी। तो जी इसके अंदर ऐसा निकलेगा। डी जीरो आपके पास निकला हुआ है। अब डी जीरो आपके पास है तो आप डी वन निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है करंट रिस्क फ्री रेट इज 3.75, बीटा फैक्टर 1.2। ये आर एफ आ गया, ये बीटा फैक्टर आ गया। आगे कह रहे हैं रिस्क प्रीमियम यानी आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर एफ को रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। ये आ गया हमारे पास। इससे हम लोग के ई निकाल सकते हैं। तो के ई बताइए कैसा आएगा? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा फैक्टर आर एम माइनस आर एफ। ये हमारे पास आ गया 3.75%। बीटा फैक्टर है 1.2 और रिस्क प्रीमियम 4.25 आ गया। तो 4.25 मल्टीप्लाई बाई 1.2 प्लस 3.75, 8.85% हमारा के आ गया। अब ये कह रहे हैं आपको करंट मार्केट प्राइस निकालना है गॉर्डन का फॉर्मूला लगा के। तो गॉर्डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा? गॉर्डन का फॉर्मूला के का होता है हमारे पास D1 डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी। और अगर हमें पी जीरो निकालना हो तो होता है D1 डिवाइड बाई के ई माइनस जी। तो पी जीरो इक्व टू D1 हमारे पास कितना आएगा? 10 रुपये अभी आपने दिया है, उसमें 5.4% की ग्रोथ दे दो। 5.4% को लिखेंगे 0.054 डिवाइड बाई के ही आपके पास आ गया 8.8%। तो माइ और ग्रोथ इसमें आ गई आपके पास 0.054। यहां पर वैल्यूएशन कर दीजिए, आपके शेयर का प्राइस आ जाएगा 10 प्लस 5.4%। और इसको डिवाइड करना है हमें 0.885 माइनस 0.054, 0.831। 0.0 8.85 का 0.0, तो ये हमारे पास आ गया 8.85 माइनस 5.4, 3.45, 3.45। ये शेयर का प्राइस आ गया 305.50 रुपये। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती। ये 0.54 आ गया, 5.4 ग्रोथ आ गई, पी जीरो 305.50 रुपये हमारा निकल आया कि यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन डाला हुआ है हमारे पास वर्किंग कैपिटल का। इसमें रेशो का टच दिया हुआ है, तो इसके रेशो का टच है एक बार देख लेते हैं। सारे रेशो निकाल लेंगे, बहुत आसान है इसके अंदर रेशो। क्वेश्चन ने हमें सबसे पहले सेल दे दी, फिर जीपी रेशो दे दिया। सेल में से जीपी रेशो माइनस करो, 1,05,00,000 माइनस 35%, 68,25,000 आपका COGS आ गया। इसके बाद में कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर COGS के बेसिस पर 1.5 है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स आपको निकालनी है तो क्या करना होगा? 68,25,000 का COGS है, डिवाइड बाई 1.5 फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। ऐसा कैसे पे कह रहा हूं मैं? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो कैसे निकल रहा है? COGS डिवाइड बाई फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 1.5 आया है। अब मुझे फिक्स्ड एसेट्स निकालनी है तो COGS को 1.5 से मैं डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास 68,25,000 डिवाइड बाई 1.5, फिक्स्ड एसेट्स आ गई 45,50,000। ठीक है जी। इसके बाद में कह रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये भी COGS पे 6, तो स्टॉक निकल जाएगा हमारे पास। स्टॉक इक्वल टू 68,25 डिवाइड बाई 6, 68,25 डिवाइड बाई 6,
स्टॉक आ गया 11,37,500। ओके, इसके बाद में लिक्विड और करंट रेशो दिया है, तो लिक्विड रेशो और करंट रेशो में फर्क ही होता है बेसिकली स्टॉक का। इसके दो तरीके रहते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप करंट रेशो निकालो, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 2.5, फिर आप करो करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 CL। ओके, इसके बाद में लिक्विड रेशो उठा लो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाई CL इक्वल्स टू लिक्विड रेशो में 1.5। अब आपके पास आ गया करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इक्वल्स टू 1.5 CL। करंट एसेट्स की जगह हम 2.5 CL रख सकते हैं। 2.5 CL, स्टॉक आपको मालूम है 11,37,500 है, इक्वल्स टू 1.5 CL। 1.5 CL में सामने जाएगा माइनस का 1 CL हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, CL इक्वल्स टू 11,37,500 हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज आ गई तो करंट एसेट्स भी आपके पास आ जाएगी 11,37,500 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ये आ गई 28,43,750। एक तरीका तो ये रहता है। दूसरा तरीका क्या रहता है कि हमारे पास जो स्टॉक होता है वो स्टॉक इक्वल्स टू जो भी आपकी लिक्विड रेशो और करंट रेशो का डिफरेंस है। जो स्टॉक होता है वो लिक्विड रेशो और करंट रेशो का डिफरेंस का मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज होता है। तो स्टॉक इक्वल्स टू आपके पास जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, इसको मैं बना के आपको एक बार दिखाई देता हूं क्योंकि आरटीपी में लिया है तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। करंट रेशो, लिक्विड रेशो, इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस करते हैं, CA बाई CL माइनस लिक्विड रेशो क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाई CL। अब हम CL को ले लेंगे कॉमन, ऊपर आ गया CA माइनस माइनस प्लस स्टॉक, CA से CA कैंसिल हो गया। अब स्टॉक डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो करंट रेशो और लिक्विड रेशो का डिफरेंस आ जाएगा। तो करंट लायबिलिटीज को अगर हम सामने ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में तो स्टॉक इक्वल्स टू वैल्यू आ जाती है। इस चीज को यूज किया गया है। तो करंट लायबिलिटीज, यहाँ पर करंट रेशो माइनस लिक्विड रेशो, तो स्टॉक है आपके पास 11,37,500 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाई करंट रेशो है 2.5, लिक्विड रेशो है 1.5, तो करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 11,37,500 रह जाएगा, ये दोनों माइनस होकर 1 आएगा। तो करंट लायबिलिटीज ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को नॉर्मल तरीके से निकालिए। पहले करंट रेशो लीजिए, ये आ गया आपके पास, इसके बाद में लिक्विड रेशो को रखिए, आराम से निकाल लीजिए, इस तरीके से भी आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो हमारे पास करंट एसेट्स हो गई, करंट लायबिलिटीज हो गई, ओके जी, लिक्विड रेशो और करंट रेशो का भी काम खत्म। डेटर कलेक्शन पीरियड 1 मंथ है, ये सेल दी हुई है 1,05,00,000 मल्टीप्लाई बाई 1/12, 8,75,000 के हमारे डेटर्स आ गए। ओके, अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 875 के डेटर्स हैं। करंट एसेट्स में डेटर, स्टॉक और कैश होता है। डेटर हमारे पास आ गए 8,75,000, स्टॉक है हमारे पास 11,37,500, करंट एसेट है हमारी 28,43,750। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैश आ जाएगी 28,43,750 माइनस 8,75,000 माइनस 11,37,500, ये आ गया जी 8,31,250 कैश आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद में हमारे पास डेटर के बाद है रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशो और फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ। फिक्स्ड एसेट्स आपको मालूम है, फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास 45,50,000। कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाई नेटवर्थ 1 है, तो फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाई नेटवर्थ इक्वल टू 1.3/1, तो 1.3 डिवाइड बाई 1 हो गया तो 1.3 आ गया। इसका मतलब नेटवर्थ अगर मुझे निकालनी है तो मुझे फिक्स्ड एसेट्स को 1.3 से डिवाइड करना होगा। फिक्स्ड एसेट्स से मेरी 45.5 लाख डिवाइड बाई 1.3, और ये मेरे पास नेटवर्थ आ जाएगी 45.5 डिवाइड बाई 1.3, 35 लाख। अब नेटवर्थ के अंदर क्या होता है, नेटवर्थ इक्विटी फंड को बोलते हैं। इसके अंदर दोनों चीजें हैं, रिजर्व भी है और शेयर कैपिटल है। तो कह रहे हैं रिजर्व 1 है तो शेयर कैपिटल 1.5 है। तो इसी 35 लाख को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं रिजर्व और शेयर कैपिटल में तो 1:1.5 आ गया। तो अब बताइए 35 लाख डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1 करूंगा तो रिजर्व आ जाएगा, 35 लाख डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करूंगा तो शेयर कैपिटल आ जाएगी।
35 डिवाइड बाई 2.5, 14 लाख आ गया रिजर्व, 21 लाख आ जाएगी शेयर कैपिटल। लास्ट रेशो कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग दिया है, अगर आपको प्रीफरेंस शेयर का कोई डेटा नहीं दिया गया तो हम ये मानेंगे कैपिटल गियरिंग में डेट ही है। तो कैपिटल गियरिंग रेशो 0.757875 है। तो कैपिटल गियरिंग में ऊपर आते हैं डेट और प्रीफरेंस, दोनों चीजें नहीं निकल सकती हैं एक साथ, कोई एक ही निकल सकती है। तो प्रीफरेंस हमने मान लिया नहीं है, डिवाइड बाई इक्विटी। हमेशा प्रीफरेंस को इग्नोर करिएगा, इक्विटी में इक्विटी फंड आएंगे। डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी फंड है 35 लाख इक्वल टू 0.7875। ये सामने चला जाएगा, डेट आपके पास निकल जाएगा 0.7875 मल्टीप्लाई बाई 35 लाख, डेट हो गया 2756,250। ये हमारे पास डेट निकल कर आ जाएगा। 7875 ही था ना, ठीक है। कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाओ, सारा डेटा हमने लिख दिया, बैलेंस शीट बन जाएगी। फिर कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल और निकालो। तो वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में बांटेंगे और 14% प्रोविजन उसमें ऐड कर देंगे लास्ट में। तो पहले हमने सीओजीएस, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, रिसीवेबल, डेटर, कैश, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट, सारी चीजें निकालनी। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बच्चों को क्वेश्चन आया था सर ऐसे ही बनानी है टी शेप में बना सकते हैं? आप बिल्कुल टी शेप में बना सकते हैं, एफएम में पूरे नंबर मिलते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डेट, करंट लायबिलिटीज, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट में हमने डेटर, स्टॉक, कैश अलग अलग कर लिए, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेट, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, रिसीवेबल और कैश, दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच हो गई। अगर मैच नहीं होती है तो बैलेंसिंग फिगर को फिर हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ जाता है। फिर कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ, करंट एसेट बना दी पहले, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, करंट एसेट आ गई, करंट लायबिलिटी सीधे सीधे आ गई, वर्किंग कैपिटल आ गई। कहा था मार्जिन जोड़ देना 14%, तो 14% मार्जिन जोड़ा, वर्किंग कैपिटल बन गई। ये हमारे पास इसके सारे न्यूमेरिकल थे। इसके बाद में कुछ इको में एक दो न्यूमेरिकल हैं, वो और हमें देखने आ जाइएगा। इको 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 आ जाओ, इको 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 इको, ठीक है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में हमारे पास 1V है न्यूमेरिकल में। इन्होंने कहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल को बोला जा रहा है कि सेल निकालनी है, ठीक है। एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे नेट वैल्यू एडेड यानी वैल्यू एडिशन कितना हुआ है वो बता दिया। तो जो सेल होती है उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं आता, उसके अंदर पूरा कंपोनेंट आता है। वैल्यू एडिशन लाने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू नेट वैल्यू एडिशन के लिए इन्होंने इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हुई होगी वो माइनस की होगी। उसके अलावा फैक्टर कॉस्ट है, इसका मतलब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ। उसके अलावा क्योंकि नेट है इसका मतलब कॉस्ट में भी डेप्रिसिएशन भी नहीं जुड़ा है। तो नेट वैल्यू एडिड हमारे पास है 900। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हुई होगी यहां तक पहुंचने के लिए, उसे ऐड बैक करेंगे। एक्साइड ड्यूटी और सब्सिडी, ये दोनों का जो नेट है 240, वो टैक्स ऐड होगा लेकिन टैक्स बाद में ऐड करेंगे नीचे। और डेप्रीशिएशन 110 ऐड होगा। तो हमारे पास 110 नेट वैल्यू एडेड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और डेप्रीशिएशन, ये कॉस्ट आ गई। इसमें हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़े और हमारे पास अब ये सेल वैल्यू निकल आएगी कितनी है, 900, 650, 110 एंड 240। ये आ जाएगा आपके पास 1900। ये आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। एक हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन है 150 प्लस 0.75 वाईडी। तो 0.75 वाईडी, वाईडी यानी डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ओके, आई दे दिया, जी दे दिया, टैक्स दे दिया हमारे पास यहाँ पर, ट्रांसफर पेमेंट दे दी, एक्सपोर्ट दे दिया, इंपोर्ट दे दिया। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालो। तो जो आरटीपी का सॉल्यूशन है उसमें लंबा कर रखा है, ये बड़े शॉर्ट में हो सकता है। y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। y इक्वल टू सी की जगह पर है 150 प्लस 0.75 वाई डी। तो वाई डी की जगह पे मैं रख सकता हूं y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट। तो y माइनस टैक्स, टैक्स है हमारे पास 20 प्लस 0.2 वाई, इसे माइनस कर देंगे, -20 माइनस 0.2 वाई, और प्लस ट्रांसफर पेमेंट करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट 40 है। ओके, इसके बाद में है आई आपके पास 100 और जी है आपके पास 115 और एम, एक्स और एम एक्स है आपके पास 35, एम माइनस होना है, एम है 15 प्लस पॉइंट वाई, 15 प्लस 0.1 वाई, ये माइनस है। ओके,
अब हमारे पास y इक्वल टू, पहले अमाउंट जोड़ लेते हैं, 150, 100, 115, 35, 150, 100, 115, 35, ये हो गया हमारे पास 400। ठीक है, प्लस ब्रैकेट खोलते हैं, 0.75y, माइनस का 20 और प्लस का 40 है, प्लस का 20 रह जाएगा, तो प्लस का 0.15, ये माइनस और ये प्लस में है, तो प्लस का 20 रह गया, 15 आ गया, और 15 के बाद में -0.2y का हो गया -0.15y, इसे 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो ओके। इसके बाद का सब जोड़ चुके हैं, माइनस ये वाला बचा हुआ है अभी, अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, -15 -0.1y, ओके, y इक्वल टू 400, और प्लस, ये प्लस का 15 या माइनस का 15 कैंसिल हो गए, 0.75y माइनस 0.15 और 0.1, 0.25y, 0.5y रह गया, 0.5y सामने जाकर माइनस हो गया, 0.5y इक्वल टू 400, y इक्वल टू आपका आ गया 800, ये हमारी इनकम निकल आएगी। ओके, दूसरा पॉइंट पूछा है कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन है c इक्वल टू 150 प्लस 0.75 वाई डी, 150 प्लस 0.75, और वाई डी का मतलब था ये वैल्यू, y माइनस 20 माइनस 0.2y प्लस 40, हमें पता है y का मतलब हमारे पास निकल के आ चुका है 800, 150 प्लस 0.75, 800 माइनस 20 माइनस 800 का 20%, 160 प्लस 40, तो ये हो गया 800 माइनस 180 प्लस का 40 और इसका 75%, 495, 150 प्लस 495, 645, ये कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसके बाद में हमारे पास सारे थ्योरी 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 थ्योरी, एक ये न्यूमेरिकल है लास्ट। सपोज नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन 2015 इज 700, यहां पर देखिए साइन अलग बना दिया, यहाँ पे रुपीज, यहाँ तो दोनों जगह रुपीज बनाना चाहिए था, ये दोनों जगह पे पाउंड बनाना चाहिए था, तो मैं दोनों जगह रुपीज मान लेता हूँ यहाँ पर, 700 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स इज गिवन एज अ बेस इन 2015 100, तो 2015 में 100 था बेस, कह रहे हैं नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज टू, ये टू लिख दिया, इसका मतलब पूरा होने के बाद 1400 कंप्लीट है, कई बार लिखा होता है इंक्रीज बाई लिखा होता तो मुझे 700 में 1400 को ऐड करना पड़ता, तो 1400 ही हमारा आज की डेट में नॉमिनल जीडीपी है, कह रहे हैं, और इस ईयर का प्राइस इंडेक्स 120 है, तो कह रहे हैं रियल जीडीपी बताओ, तो रियल जीडीपी बहुत सिंपल है, रियल जीडीपी के लिए हम 1400 है नॉमिनल से, अभी 120 चल रहा है, पहले 100 था, तो 1400 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, 1166.67 करोड़ आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। ये नवंबर 2023 का एफएमईको के आरटीपी के ए टू जेड हमने सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं, बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट एक ही बात करिए, टाइम स्टैम्प इस पर हम लोग लगा देंगे जिससे किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।